हेलो एवरीवन, कैम छो? दिस इज प्रमुख सिंह। वेलकम बैक टू इन अवर यूट्यूब चैनल प्रमुख सर। तो यहाँ पे आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का 9th क्लास का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है मोशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गति। ये चैप्टर जो है वो 9 मार्क्स कवर करता है। मीन्स तुम्हारा फिजिक्स जो है 27 मार्क्स वेटेज रखता था, जिसमें से 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर से आने वाला है। मतलब 33% जो वेटेज है वो इसी चैप्टर से कवर करता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप 9th क्लास में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। इसे हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जब तक इसमें गहराई तक इसमें उतरो ना, तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो हम इसे डीपली स्टडी करने के लिए लेक्चर में चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तो बने रहिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल प्रमुख सर पर। तो मिलते हैं। हाँ तो बच्चे लोग, यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 8 में सिंपल हमें गति के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअली में गति किस प्रकार से है, बहुत सारी वस्तुएं आप लोग के आसपास दिखाई दे रही हो जो क्या है विरामावस्था में ही होती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो गतीय अवस्था में भी होता है। ठीक है, जैसे आप जहाँ बैठे होगे वहाँ आसपास कुछ दीवारें दिख रही होंगी, तो दीवार जो है वो एक्चुअली में है किस अवस्था में? विरामावस्था में। ओके, बहुत ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो गतीय अवस्था में होती हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे साइकिल सवार वाले को साइकिल चलाते हो, तो साइकिल जो चल रहा है वो गतीय अवस्था में है। मोटरसाइकिल चल रहा है, बस चल रहा है, तो ये सारी वस्तुएं जो है वो गतीय अवस्था में होती हैं। ठीक है, और बहुत ही कॉमन एग्जांपल आप लोग के घरों में जो फैन होता है वो भी क्या है, गतीय अवस्था में ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है बहुत सारी वस्तुओं के बारे में पहले से ही जानते हो कि जो है विरामावस्था में, और कुछ जो वस्तुएं होती हैं वो गतीय अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पे गति का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, यदि कोई वस्तु गति में है तो कभी ऐसा हो सकता है वो गतीय अवस्था में वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकता है, और कभी काल क्या हो सकता है, नुकसानकारक भी हो सकता है। कुछ ऐसी भी गति होती हैं जिनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अब बच्चों को माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, कौन सी गति है जिसके कारण हमें नुकसान हो सकता है? तो बात करते हैं, यहाँ पे 2 गतियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। एक तो होता है नियंत्रित गति एंड सेकंड होता है अनियंत्रित गति। भाई साहब, ये 2 गतियां ऐसी हैं जिनके बारे में आप जान लो तो मतलब बोल सकते हो कि फिजिक्स के एक महान ज्ञाता हो जाओगे, ऐसा समझ लो आप लोग। अब नियंत्रित गति अनियंत्रित गति की बात करते हैं कि एक्चुअली में नियंत्रित गति क्या होता है और अनियंत्रित गति क्या होता है। तो आप लोग के लिए कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग के लिए सामने लेकर आऊंगा। जैसे बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ठीक है, बहुत तेजी से कहीं से बोल सकते हो चक्रवात चलने लगा, सुनामी आ गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अनियंत्रित गति के हैं। अनियंत्रित गति मतलब सिंपल क्या बाढ़ को रोक सकते हो? किसी में ऐसी ताकत है या ताकत है किसी में जो बाढ़ को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। यदि बाढ़ को रोकने के जाओ तो आप ही बाढ़ में चले जाओगे। ये चीजें हैं। तूफान आ रहा है, तूफान को जाके शक्तिमान बन के रोको, क्या रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सुनामी को रोकने के जाओ, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो अनियंत्रित गति में आते हैं, जिन्हें आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। खुद से क्या, किसी भी तरह से उस पर कंट्रोल पाना मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी गति को कहते हैं अनियंत्रित गति। अब दूसरी बात करते हैं नियंत्रित गति। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे साइकिल आप चला रहे हो, ब्रेक मारो साइकिल रुक जाएगा, नियंत्रित कर सकते हो उसे। बाइक चला रहे हो, ब्रेक मारो तो क्या हो सकता है, रुक सकता है। ट्रेन भी रुक सकता है, एरोप्लेन भी रुक सकता है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो नियंत्रित गति में आते हैं। मतलब ये सारे क्या होते हैं, हम इस पर कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे बहुत सारे एग्जाम्पल जो नियंत्रित और अनियंत्रित गति में आते हैं। तो इस चैप्टर में इसी सब के बारे में हमें डीपली पढ़ना है कि एक्चुअली में अनियंत्रित गति जो गति है, बाढ़, भूकंप, इसके बारे में आप लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बाढ़ भूकंप से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि इसमें कोई भी मतलब बोल सकते हैं फिजिकल तरीके से कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में जिस पर हम कंट्रोल ही ना कर सकते हैं तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जिस पर कंट्रोल कर सकते हो उसी के बारे में पढ़ना यहाँ पे इस चैप्टर को मिलेगा। मीन्स नियंत्रित गति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अब नियंत्रित गति में ये तो हो गया हमारा एक नॉलेज जो मैं यहाँ पे आप लोगों को दे चुका हूँ।
अब बात करेंगे यहाँ पे विरामावस्था और गतिज अवस्था में। विरामावस्था में सिंपल कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, वो एक ही बिंदु पर स्थित होता है, मतलब वो अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रही होती हैं, अपनी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहा होता है, तो ऐसी वस्तुएं मतलब बोल सकते हो विरामावस्था में स्थित होती हैं, ऐसा कहा जा सकता है। ओके, जैसे कोई वस्तु है, अब सिंपल मैं इस स्थान पे हूँ, ना मैं इस साइड जा रहा हूँ ना मैं इस साइड जा रहा हूँ, तो सिंपल मैं इसी पोजीशन पे स्टेच्यू की तरह खड़ा हूँ, तो सिंपल मैं क्या हूँ, विरामावस्था में रहूँगा। ओके, लेकिन यदि मैं कभी बाईं ओर जाता हूँ या कभी दाईं ओर जाता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ, तो मेरी जो अवस्था है वो क्या है, गतिज अवस्था है। तो ये चीजें आप लोग को मालूम होना चाहिए, कौन सी वस्तुएं विरामावस्था में रहती हैं और कौन सी वस्तुएं गतिज अवस्था में होती हैं। इतनी नॉलेज तो हम कह सकते हैं पिछली कक्षाओं में पढ़ी चुके हैं, मतलब कक्षा 8वीं तक। अब बात करते हैं अदिश राशि और सदिश राशि की, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये दो टॉपिक सीखना है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ना। लेकिन दूरी और विस्थापन तभी समझ में आएगा जब आप लोगों को ये अदिश राशि और सदिश राशि समझ में आएगा। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है स्टूडेंट। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे। तो सिंपल हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अदिश राशि की। ये अदिश राशि क्या होगा, मीन्स जिसमें केवल मोल हो, ठीक है, दिशा की बात ही ना किए गया हो, मतलब जिस परिमाण में केवल मोल का बात किया, मतलब मोल हो जिसमें दिशा ना हो, तो ऐसी जो राशि कहलाती है वो अदिश राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बात करूंगा जैसे कि कोई वस्तु है जो इतना ग्राम का है, मतलब 5 kg का है, सिंपल लिख दिया गया है कि 5 kg क्या है, चावल है। अब 5 kg चावल है, तो भाई साहब यहाँ पे 5 kg है, तो यहाँ पे मोल है, केवल kg है, कोई दिशा नहीं है कि 5 kg इस दिशा से आ रहा है या उस दिशा से आ रहा है या ऊपर से नीचे से आ रहा है, कुछ ऐसे मालूम हो रहा है इस रीजन से, बिल्कुल नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ वो अदिश राशि का एग्जाम्पल हुआ, जिसमें केवल मोल को दर्शाया जाता है, मिस केजी हो गया, किलोमीटर हो गया, ये सारी चीज़ों को दर्शाया जाएगा। अब ये चीज़ें आप लोग को मालूम हो गया कि अदिश राशि क्या होगी। ओके, एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। सेकेंड अब बात करते हैं सदिश राशि की, कि सदिश राशि क्या होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे अदिश राशि और सदिश राशि क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे बता दूं, क्योंकि दूरी और विस्थापन में 2 ही चीज़ों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अदिश राशि और सदिश राशि। क्योंकि जब तक अदिश राशि सदिश राशि ना समझ में आए तब तक ये टॉपिक मैं आप लोगों को समझा दूं फिर भी आप लोगों के ऊपर से ही जाएगा, ठीक है, समझ में नहीं आने वाला है। तो इस पॉइंट को आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पॉइंट को समझना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अदिश राशि क्या होता है, जिसमें मोल हो, दिशा की बात ना की गई हो, मतलब दिशा ना हो, तो ऐसी जो राशि कहलाती है वो होता है, जो परिमाण जो होता है वो कहलाता है अदिश राशि। एग्जाम्पल 5 kg चावल, ठीक है। अब यहाँ पे सदिश राशि की बात करते हैं कि सदिश राशि क्या होता है। तो जिस राशि में मोल तथा दिशा दोनों हो, अब मोल तथा दिशा इसमें दोनों होगा भाई साहब, मोल की भी बात की जाएगी और प्लस दिशा की भी बात की जाएगी। अब ऐसा कब होगा मोल तथा दिशा, तो सिंपल है कि यदि आप विस्थापन निकाल रहे हो, विस्थापन, तो विस्थापन में मोल तथा दिशा दोनों होता है, ठीक है। सेकंड होता है त्वरण। त्वरण भी क्या है, सदिश राशि का एग्जाम्पल है। अब ऐसा क्यों, विस्थापन डिपेंड करता है दिशा। जैसे विस्थापन किसे एक्चुअली में कहेंगे, विस्थापन क्या होता है, जैसे मैं इस दिशा से यहाँ से गया और यहाँ से आ गया, वापस में आके इसके आधी दूरी पे खड़ा हो जा रहा हूँ, तो अब जो दूरी होगी वो मैं दिशा को मापूंगा, मतलब मैं किस दिशा से खड़ा हूँ, किस दिशा से निकला, किस दिशा पे खड़ा हूँ, उसकी दूरी को माप लूंगा, तो क्या कहला जाएगा, वो विस्थापन होगा। और विस्थापन में क्या होता है, मोल तथा दिशा दोनों होता है। अब मोल तथा दिशा कैसे होगा, जैसे विस्थापन कभी काल क्या हो सकता है, यहाँ पे त्वरण जी बात करूँ, त्वरण कभी काल क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, जब दिशाएं बदलती हैं। यदि उल्टी दिशा में आ रही होती है कोई चीज
तो क्या होता है, वो माइनस में होगा। यदि सीधी दिशा में जा रही है तो क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है जब वो सदिश राशि में होता है। मीन सिंपल बोला जाए कि इसमें मोल तथा दिशा दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि अदिश राशि में केवल मोल का रोल इंपॉर्टेंट होता है, दिशा का यहाँ पे बात ही नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अदिश राशि क्या होगा और सदिश राशि क्या होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करेंगे दूरी तथा विस्थापन की। अब हमारा सबसे मेन जो मुद्दा था उस पर चलते हैं कि हमारा जो इस चैप्टर में जो स्टार्टिंग में हमें सीखना है, ठीक है, वो क्या चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे दूरी की। ठीक है, दूरी एक्चुअली में क्या होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच का जो परिमाण है उसी को कहते हैं दूरी। सिंपल दूरी। अब सिंपल क्या होगा दूरी, जैसे मैं सपोज निकल रहा हूँ यहाँ से, सूरत से लेकर अहमदाबाद गया। ठीक है, सपोज सूरत से अहमदाबाद लगभग मान लो 500 किलोमीटर है। ठीक है, सपोज कर लो ऐसा। ठीक है, एग्जैक्टली तो होगा नहीं। ठीक है, ऐसा सपोज मान लो कि सूरत से अहमदाबाद जो है 500 किलोमीटर है। अब सूरत से फिर वहाँ से अहमदाबाद से मैं रिटर्न आ गया सूरत, मतलब 500 गया और 500 क्या आ गया, वापस आ गया। मतलब टोटल दूरी मैंने कितना तय किया, 500 जाने का और 500 आने का, मतलब टोटल दूरी हो जाएगा मेरा 1000 किलोमीटर। मतलब मैंने कुल दूरी तय किया होगा 1000 किलोमीटर। बट भाई साहब अब विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन सेम दूरी से अपोजिट है। विस्थापन सिंपल याद रखना है। याद रखना है, एक पॉइंट और बता दूं कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये चीजें याद रखना है, ये जीरो होगा ही नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। बट विस्थापन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है स्टूडेंट। अब विस्थापन कैसे जीरो होगा, पॉइंट बताता हूं। एक्चुअली विस्थापन क्या होगा, विस्थापन मैंने बताया कि इसमें दिशा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं निकला सूरत से गया अहमदाबाद और अहमदाबाद से वापस रिटर्न आ गया सूरत, मतलब मैं सूरत से निकला था और वापस सूरत में ही आ गया। मैंने कुछ यहाँ पे विस्थापन ही नहीं तय किया, मिस विस्थापन जो होगा मेरा जीरो होगा। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं यहां से, कि सूरत का एग्जांपल दे देता हूं। सूरत में सपोज पुलिस कॉलोनी है। ठीक है, पुलिस कॉलोनी से निकले यहां से, सपोज बीजी मिश्रा स्कूल, और बीजी मिश्रा से होते हुए देवकी नंदन स्कूल पे आ गए। अब देवकी नंदन से काम फिनिश हुआ और काम फिनिश होने के बाद भाई साहब बीजी मिश्रा में हमने स्टॉप ले लिया। अब सपोज पुलिस कॉलोनी से बीजी मिश्रा जो है वो समथिंग 1 किलोमीटर हो और बीजी मिश्रा से देवकी नंदन सपोज 2 किलोमीटर हो। हम यहाँ पे दूरी और विस्थापन को डीपली स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि दूरी और विस्थापन समझ में आ गया, मतलब इससे रिलेटेड जो भी सम आएंगे आप आसानी से कर लोगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। तो यहाँ पे पुलिस कॉलोनी से बीजी मिश्रा स्कूल जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बीजी मिश्रा से देवकी नंदन जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं क्या हुआ, देवकी नंदन से रिटर्न होके बीजी मिश्रा स्कूल पे क्या हो गया, रुक गया। अब सिंपल यहाँ पे स्टडी करना होगा कि मेरी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। चलिए जानते हैं कि दूरी और विस्थापन कितना होगा। दूरी मैंने क्या बताया कि टोटल मैंने कितना तय किया। ठीक है, टोटल मैंने कितना चला वो होगी मेरा दूरी। जैसे पुलिस कॉलोनी से बीजी मिश्रा 1 किलोमीटर तय किया, फिर से बीजी मिश्रा से देवकी नंदन 2 किलोमीटर, टोटल मैंने 3 किलोमीटर पुलिस कॉलोनी से देवकी नंदन तक तय कर लिया। ओके, अब क्या हुआ, वहां से मैं रिटर्न हुआ देवकी नंदन से बीजी मिश्रा, जो कि देवकी नंदन से बीजी मिश्रा कितना किलोमीटर था, 2 किलोमीटर था। ठीक है, मतलब 3 किलोमीटर तो जाने का हुआ और वापसी में मैंने 2 किलोमीटर तय किया, मतलब 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर टोटल हो गया भाई साहब 5 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, मतलब
मैंने जो है 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, बट भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 5 किलोमीटर दूरी तो निकाल लिए, बट विस्थापन कितना होगा, वो भी बहुत ही आसान है, आप चुटकियों में ऐसे समझ जाओगे कि विस्थापन कितना होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोग का फोकस यहीं पे स्टडी बने रहना चाहिए। तो यहाँ पे विस्थापन अब मालूम करते हैं। तो विस्थापन में मैंने क्या बताया कि मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट होगा वहां की दिशा को ले लेंगे। हमें क्या लेना है, यहाँ पे मोल की बात नहीं करना है कि कहां से गुजरे भाई साहब, कहां पे आ गए, डजेंट मैटर। आप जहां पे रुके हुए हो, जहां से शुरू किए थे, उनके बीच की दूरी, वही क्या होगा, मेरा विस्थापन होगा। तो सिंपल, बीजी मिश्रा स्कूल पे रुके भाई साहब, पुलिस कॉलोनी से स्टार्ट किए थे, तो पुलिस कॉलोनी से बीजी मिश्रा कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। मीन्स मेरा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 1 किलोमीटर का होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। अब एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे उसकी भी यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में जैसे आप लोग को यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, इस लाइन पे मैंने कुछ पॉइंट बना दे रहा हूँ, ए बी सी और डी पॉइंट। ओके, यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने दे दिया इसे। अब 4 पॉइंट दे दिया और 4 पॉइंट में मैं दूरियां व्यक्त कर दूं कि टोटल ये हो गया समथिंग 2 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये भी हो गया 1 किलोमीटर। अब कोई व्यक्ति है जो ए से लेकर डी दूरी तय करता है, एक व्यक्ति है जो ए से लेकर डी दूरी तय करता है और वहां से वो वापस लौटते हुए बी पॉइंट पे रुक जाता है। मतलब वो गया कहां से, ए से लेकर डी पे गया और वापस डी से आ गया भाई साहब बी पे। अब इसमें हमें दूरी और विस्थापन की पहचान करना है कि दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा। भाई साहब दूरी ज्ञात कर लेते हैं, दूरी कितना गया कितना, ए से लेकर डी तक टोटल कितना किलोमीटर है, 2 + 1 + 1 मतलब टोटल 4 किलोमीटर ए से डी तक की दूरी है, 4 किलोमीटर। ओके, अब डी से लेकर बी तक कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर ये, मतलब टोटल 2 किलोमीटर। मतलब वो बी पॉइंट पे आएगा, मतलब 2 किलोमीटर वो वापस आया, मतलब टोटल दूरी उसने कितना तय किया होगा, 4 और +2 मतलब हो गया 6 किलोमीटर। ये हो गया उसने दूरी कितनी तय की होगी। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि विस्थापन कितना होगा। विस्थापन रुका कहाँ पे है, बी पॉइंट पे, स्टार्टिंग कहाँ से किया था, ए पॉइंट से, ए से बी तक की बीच की दूरी, तो ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी है भाई साहब, 2 किलोमीटर। मीन्स जो विस्थापन होगा हमारा वो हो जाएगा 2 किलोमीटर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये दूरी और विस्थापन को जो पॉइंट था वो आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे के जहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो हमारा सम से रिलेटेड होगा कि सम किस प्रकार से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं सम को सॉल्व करने के लिए। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब लेक्चर प्रमुख सर पर। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।